हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पॉलीमर में हम देखने वाले हैं कौन से ऐसे पॉलीमर है जो कमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन, पॉलीमर कैसे कैसे अलग अलग टाइप में डिवाइड होते हैं, कौन से टाइप को होमो पॉलीमर किसको कहेंगे, को पॉलीमर किसको कहेंगे, क्या डिफरेंस होता है को पॉलीमर और हेटेरो पॉलीमर में। उसी के साथ साथ हम देखेंगे सिंथेटिक किसको कहते हैं, सेमी सिंथेटिक किसको कहते हैं। उसी के साथ साथ हम देखेंगे नेचुरल कौन से है। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे किया गया है। इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन आपके इसको आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में। और इन सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर में अभी हम सबसे पहले देखते हैं सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर में। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे एक अमाइड। ध्यान में रखना है बच्चों, ये यहाँ पे जो ग्रुप है ना, ये है CH2। आप देख सकते हो इस ग्रुप को CH2 CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। और ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एक्रिल ग्रुप। ध्यान में रखेंगे दिस ग्रुप इज कॉल्ड एक्रिल ग्रुप। और इसको अगर यहाँ पे NH2 लगता है तो हम इसको कहेंगे एक्रिल अमाइड। ध्यान रखेंगे बच्चों, इस ग्रुप को हम कहेंगे एक्रिल अमाइड। तो दिस इज द एक्रिलामाइड और एक्रिल अमाइड हम इस ग्रुप को कहेंगे बच्चों। कौन सा अमाइड है ये? एक्रिल अमाइड। और ये है एक्रिल अमाइड। और इस एक्रिल अमाइड में दो चीजें यहाँ पे होंगी। दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है CH और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O NH2 एंड दिस इज कॉल्ड एक्रिल अमाइड। तो समझ गए अब क्या है ये एक्रिल अमाइड। जब N मॉलिक्यूल एक्रिल अमाइड के, जैसे हमारा इथिलीन का पॉलीमराइजेशन हुआ था वैसे ही इसका भी पॉलीमर होगा। यह है CH और यहाँ पे लगा है बच्चों C डबल बॉन्ड O NH2। और जब यहाँ पे क्या टूटेगा इसका पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, ये है हमारे पास CH2, यहाँ पे है C, यहाँ पे है H और यहाँ पे है बच्चों C डबल बॉन्ड O NH2। और ये इसे कितने मॉलिक्यूल लगेंगे इसको? N। तो N मॉलिक्यूल लगेंगे तो इसका नाम रहेगा पान। क्या नाम रहेगा बच्चों पान का? पॉलीएक्रिलामाइड या पॉलीएक्रिलामाइड भी हम उसको कहेंगे, पान नहीं कहेंगे सॉरी, वो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल होता है, ये है पान। दिस इज सॉरी पॉलीएक्रिलामाइड। सिंपल। ये जो हमारा जो इथिलीन था, इथिलीन का एक हाइड्रोजन निकाल के हमने यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा दिया? C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लगा दिया। और C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लगाने से यहाँ पे हमें जो मिला है उसका नाम है पॉलीएक्रिलामाइड। ठीक है, अब इस पॉलीएक्रिलामाइड के आगे हम थोड़ा चलेंगे। क्या होगा इस पॉलीएक्रिलामाइड में? यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, C डबल बॉन्ड O NH2, ऐसे N मॉलिक्यूल एक दूसरे को लगेंगे, जो बनेगा उसका नाम है पॉलीएक्रिलामाइड। पॉलीएक्रिलामाइड एक जेल होता है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? एक कंटेनर है, उसमें एक साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और वहां पे हमें जो भी जैसे बायोलॉजिकल भी कोई लिक्विड है उसको, उसके अंदर के आयंस को अगर हमें एक दूसरे से सेपरेट करना है, या किसी भी सॉल्यूशन के आयंस को अगर हमें एक दूसरे से सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और इस दोनों को एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और इस तरह वो एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद हमें मिलता है क्या? पॉलीएक्रिलामाइड वहां पे हमें मिलेगा। और ये जेल है यूज्ड इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इसको यूज करते हैं एंड इन दिस वे वी आर गेटिंग दिस, इट्स नेम इज अ पॉलीएक्रिलामाइड। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझा होगा। अब हम आगे, तो पॉलीएक्रिलामाइड ये जेल का यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान किया जाता है। क्या है पॉलीएक्रिलामाइड? बड़ा सिंपल है जी, क्या करना है हमने अभी देखा है। दूसरे की तरफ चलते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। अभी क्या है ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर? इफ यू नो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O NH2 एंड दिस इज अगेन C डबल बॉन्ड O NH2। दिस इज व्हाट? यूरिया।
And you all know very well about the formaldehyde, C double bond OH and H. This is which aldehyde? Formaldehyde. और हमें पता है ये नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है और ये है नाइट्रोजन की लोन पेयर. You know this nitrogen is electron rich. It attack at electron deficient center. कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन. जैसा भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, I want to open on oxygen. This oxygen carry negative charge and there is removal of H positive. And after the removal of H positive यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये NH2 यहाँ पे तो है, साथ में यहाँ पे लगा है C डबल बॉन्ड O और उसके बाद इसने यहाँ पे अटैक करने के बाद ये है NH और यहाँ पे क्या हो गया? CH2. और आप अगर देखेंगे ना बच्चों, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और वो नेगेटिव के साथ कंबाइन होके वहां पे क्या निकल जाएगा? OH. क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है नाइट्रोजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर and carry positive charge and in next step it accept its lone pair but from another atom. So nitrogen have donated its lone pair to the carbon, so it will accept it from hydrogen. There is removal of H positive combined with O negative and in this way you get C double bond O NH. This is CH2 and this one is OH. इसी तरह हम इधर भी अगर जाएंगे तो इधर भी क्या होगा? मतलब ये एक हो गया. अब दूसरा मॉलिक्यूल इधर से आएगा फॉर्मल्डिहाइड का, वो भी कनेक्ट होगा. तो आप देख सकते हो एक बार ये और एक बार ये OH. तो यहाँ से कौन गया? H. तो क्या बचा? NH. इसके बाद कौन है? C डबल बॉन्ड O. उसके बाद कौन है? NH. और उसके बाद कौन है? CH2. अब क्या होगा? दूसरा जब मॉलिक्यूल ऐसा ही वहां से आएगा तो इसका क्या है? NH2. ठीक है, ये कौन है? C डबल बॉन्ड O. फिर NH, फिर यहाँ पे CH2OH. अब क्या होगा बताइए बच्चों? यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ का OH और यहाँ का H, देयर इज रिमूवल ऑफ H2 और फिर से यहाँ पे कौन आएगा? NH. और इसलिए रिपीटिंग यूनिट क्या होगा? रिपीटिंग यूनिट होगा इसमें NH, C डबल बॉन्ड O, NH एंड दिस इज CH2. ऐसे n मॉलिक्यूल क्या होंगे? रिपीट होंगे एंड सो इट इज कॉल्ड पॉली. पॉली मतलब मेनी. ये कौन है? यूरिया और ये फॉर्मल्डिहाइड. सो इट्स नेम इज अ पॉलीयूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. ठीक है, कैसे बना समझ गए? अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जुड़ रहे हैं. ठीक है, और इसमें दो टाइप के मोनोमर हमने यूज किए हैं. एक है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा है यूरिया. सो हम इसको कहेंगे कोपॉलीमर. हमें पता है कि एक ही टाइप का अगर मोनोमर रहता है तो हम उसको कहते हैं होमोपॉलीमर. लेकिन एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर अगर हम उसमें मिक्स करते हैं तो इट इज कोपॉलीमर. सो ध्यान रखेंगे इट इज अ कोपॉलीमर एंड व्हाट कोपॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर नहीं है. ठीक है. सेकेंडली यहाँ पे जब दो कंबाइन हो गए विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो टू कंबाइन टू फॉर्म वन विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल बाय प्रोडक्ट, सो इट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर. तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर भी है और कोपॉलीमर भी है. आफ्टर हैविंग दिस कंडेंसेशन पॉलीमर एंड कोपॉलीमर, अभी हम देखते हैं सबसे पहले अनब्रेकेबल डिनर वेयर. ठीक है, अनब्रेकेबल जो डिनर के लिए जो भी पॉट वगैरह यूज करते हैं हम, दीज आर द अनब्रेकेबल डिनर वेयर. वो बनाने के लिए इसका क्या करते हैं? यूज. उसी के साथ साथ डेकोरेटिव लैमिनेट्स, जैसे आपको पता है माइका हो गया, या आजकल अलग अलग क्या आते हैं? वॉलपेपर्स आते हैं, या अलग अलग लेयर्स वो टेबल के ऊपर डालते हैं. तो ये सबको बनाने के लिए लैमिनेट्स हम इसको कहते हैं. मतलब एक थिन शीट या शीट हम बनाने के लिए, डेकोरेटिव शीट्स बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है पॉलीयूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का. ठीक है, कैसे बना समझ गए बच्चों? अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल एंड वेरी गुड. आपको पता है टेरिप्थैलिक एसिड. टेरिप्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल को मिलके जो बना था उसका नाम था टेरिलीन और उसी को हम कहते थे बच्चों डैक्रॉन. अब उसमें और इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे हम इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक एसिड यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे अभी हम इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक एसिड ना यूज करके सादा थैलिक एसिड यूज करेंगे. आप सबको पता है बच्चों इथिलीन ग्लाइकॉल, ये है इथिलीन और इसको क्या लगा है? OH और इसको भी क्या लगा है? OH. तो ये हो गया कौन? इथिलीन. इधर भी OH उधर भी OH, कौन हो गया? ग्लाइकॉल. तो इसका नाम हो गया बच्चों इथिलीन ग्लाइकॉल. इसका नाम हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल. अब ये इथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन जब हम किसके साथ करेंगे? एसिड के साथ. ठीक है, तो ये है हमारा एसिड
और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दिस इज अवर एसिड और यहाँ पे मिला है C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे भी है बच्चों C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज जस्ट अ थैलिक एसिड, it is just a thalic acid and this is which glycol, ethylene glycol और ये है ऑक्सीजन की लोन पेयर। तो ये ऑक्सीजन की लोन पेयर जैसा भी कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन, यहाँ पे चला गया OH नेगेटिव और यहाँ से निकल गया H पॉजिटिव, तो मिलके क्या निकल जाएगा H2 और अगर मिलके H2 चला गया तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, CH2 है ना, यहाँ से O, ये है CH2, उसके बाद क्या है, ये कौन बचा है, ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा C डबल बॉन्ड O बराबर, उसके बाद ये है रिंग, ये रिंग है, उसके बाद तो हम ऐसे लगा देते हैं रिंग, ठीक है, पैरा पोजीशन पे लगाने हैं तो ये ऐसा, ये है, ठीक है, ये रिंग है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, ठीक है, अब ये है इस तरह से, इधर से भी OH निकल जाएगा, इधर बचेगा ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि इधर से क्या निकलेगा OH, ऐसे क्या होंगी रिपीट, आप देख सकते हो O, फिर उसके बाद CH2 उसके बाद O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर रिंग, फिर C डबल बॉन्ड O, ऐसे कितने लगेंगे N, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द ग्लिप्टल, इस पॉलीमर का नाम है बच्चों ग्लिप्टल, तो ध्यान में रखेंगे, दिस इज द ग्लिप्टल, ग्लिप्टल इज द ब्रदर ऑफ, ग्लिप्टल इज द ब्रदर ऑफ डेक्रॉन और टेरिलीन, टेरिलीन या डैक्रॉन का भाई है, ठीक है, क्या फर्क है दोनों में, वो पैरा पोजीशन पे लगे थे दो COH, इसमें पैरा पे नहीं लगे, कहाँ पे लगे हैं, ऑर्थो, तो यहाँ पे ऑर्थो लगे हैं, वहां पे कौन सी पोजीशन पे लगे थे, पैरा, तो यहाँ पे कहाँ लगे दोनों, ऑर्थो, वहां पे कहाँ लगे थे, पैरा, तो इसका नाम है बच्चों ग्लिप्टल, सो दिस इज व्हिच ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड दिस इज द व्हिच एसिड, थैलिक एसिड, so thalic acid plus ethylene glycol combine to form gliptal, so you are getting this compound, its name is gliptal, so now after getting this gliptal, ये gliptal कहाँ में यूज होगा, पेंट्स एंड लैक्वर्स, पेंट्स तो पता है आपको, पेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाएगा, साथ में लैक्वर्स मतलब कुछ जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसके बनाने के लिए भी इसका क्या करते हैं यूज, मतलब पेंट को डिसॉल्व करने के लिए जो यूज करते हैं ना, उसके जैसे कुछ होते हैं, उनको बनाने के लिए इसका क्या करते हैं यूज, तो दिस इज अबाउट द अवर 3 कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स वी हैव सीन, एक का नाम है पॉलीएक्रिलामाइड, दूसरा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स भी इनको कहते हैं, और तीसरा है ग्लिप्टल, दिस इज नथिंग बट इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड, तो इस तरह से हमारे ये पॉलीमर्स हैं। अभी हम आगे के कुछ पॉलीमर्स जो 2 बचे हैं बस ये देखेंगे। अब इसमें 2 टाइप के पॉलीमर है, सबसे पहले हम लास्ट वाला देखेंगे जिसको कहते हैं थर्मोकॉल। अब ये जो हमारा थर्मोकॉल है, ठीक है, थर्मोकॉल ये जो पॉलीमर है ये बहुत इजी है। हमारा जो अल्कीन था, अल्कीन, अब हमने बहुत सारे पॉलीमर देखे इसके अल्कीन के, अब यहाँ का एक आधा हाइड्रोजन निकाल के अगर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लगाते हैं, अगर यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के अगर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग अगर लगाते हैं तो ये है कौन सा ग्रुप, विनिल, और यहाँ पे लगी है फेनिल रिंग, तो इसको हम कहेंगे फेनिल विनिल या विनिल बेंजीन या इसी का नाम है स्टेरीन, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है क्या, स्टेरीन, दिस इज कॉल्ड स्टेरीन। अब ये स्टेरीन है, अब स्टेरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो हमें पता है देयर इज अ डबल बॉन्ड और द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सो इट अंडरगो व्हिच फिशन, होमोलिटिक फिशन, एंड आफ्टर अंडरगोइंग होमोलिटिक फिशन ये है रिंग, और इस रिंग में अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने लगेंगे एक दूसरे को, n, तो वो एक था तो स्टेरीन, n लगेंगे मतलब मेनी लगेंगे, मेनी तो पॉली, और इसीलिए इसका नाम रहेगा पॉलीस्टेरीन, पॉलीस्टेरीन,
क्यों नाम रहेगा पॉलीस्टेरीन? डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द पॉलीस्टेरीन वी कैन हैव n molecule of styrene combined with each other, and as the n molecule of styrene combined with each other you get this polystyrene. तो ये हो गया पॉलीस्टेरीन, ये है बच्चों स्टेरीन। n मॉलिक्यूल स्टेरीन के एक दूसरे को जुड़ेंगे तो इट इज पॉलीस्टेरीन। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसके ऊपर जब हम मिट्टी में डालेंगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जैसे पॉलीथीन डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टेरीन है और कैन लीच व्हेन हीटेड। हीट किया तो वो लीचिंग हो जाएगी, थोड़े टुकड़े टुकड़े पड़ के गिर जाएंगे उसका। देयरफॉर इट इज बैंड, ठीक है, इसीलिए वो क्या किया जाता है, बैंड, मतलब वो यूज नहीं करने देते क्योंकि वो एनवायरनमेंट को खराब करेगा। जैसा पॉलीथीन क्या करता है, खराब करता है, इसी तरह ये भी करेगा। थर्मोकॉल अभी बैंड है, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला एक पॉलीमर है जो थोड़ा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जाएंगी, इसका नाम है बिस्फेनॉल। अब ये बिस्फेनॉल जो है, सॉरी, पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर। तो आप सबको कार्बोनेट पता है बच्चों, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, O एंड O, दिस इज द कार्बोनेट, ठीक है। तो पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर। इसके बाद बिस्फेनॉल जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके का रहेगा। आप सबको पता है फिनॉल, पता है फिनॉल। हाउ इज द फिनॉल, दिस इज द बेंजीन रिंग एंड हियर इट इज OH, दिस इज फिनॉल, बट बीस मतलब बायफेनॉल। बीच में ये दो CH3 लगेंगे और यहाँ पे ये लगा CH3 और यहाँ पे भी लग गया फिनॉल, ठीक है। तो ये हो गया फिनॉल एंड कार्बोनेट। तो कार्बोनेट आप सबको पता है ऑक्सीजन की लोन पेयर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच, इट अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। I just take here the which acid, H2CO3, that is the कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड का जो ऑक्सीजन है इधर अटैक करेगा, यहाँ से निकलेगा OH नेगेटिव और यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव, तो मिलके यहाँ से क्या निकलेगा, H2 बराबर। अब देखो फिनॉल का क्या जा रहा है, H, और इसका क्या जा रहा है, OH बराबर। तो यहाँ से भी फिर जब ये कंबाइन होंगे तो क्या होगा, यहाँ का पूरा OH चला गया, इधर उधर से जो आएगा अटैक तो यहाँ से पूरा क्या चला जाएगा, OH। अब OH चला गया तो बचा क्या, सिर्फ C डबल बॉन्ड O, है ना। फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, नहीं C डबल बॉन्ड O, उसके बाद पूरा इधर का भी क्या चला गया, OH। अब OH चला गया, ये फेनॉल का क्या है, O। इसके बाद ये है कौन सी रिंग, फिर इसको ये कार्बन CH3 और यहाँ पे भी फेनॉल। अब इधर साइड से भी अटैक होगा तो कौन जाएगा, सिर्फ H, तो बचेगा कौन, O। तो देखो आप C डबल बॉन्ड O, फेनिल रिंग C, CH3 फेनिल रिंग O, ऐसे कितने लगेंगे, N। तो क्या हो गया, ये हो गया पॉलीकार्बोनेट। ये एक कार्बोनेट, उधर से भी एक कार्बोनेट लगेगा, पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर बनाने के लिए दो होते हैं, एक है बिस्फेनॉल, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, बिस्फेनॉल। और दूसरा वाला जो है वो कौन है, फॉस्जीन। फॉस्जीन मतलब COCl2। एक्चुअली मैंने यहाँ पे COOH/2 लिया, तो यहाँ पे COCl2 क्या यूज किया जाएगा, COCl2। व्हाट इज COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड, इसी का नाम है क्या है बच्चों, फॉस्जीन। फॉस्जीन इज नथिंग बट COCl2। तो देखो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक की, यहाँ से Cl, यहाँ से H, देयर इज रिमूवल ऑफ HC, उधर से भी अटैक होगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl, एंड यू गेट दिस, दैट इज कॉल्ड पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझा होगा। पॉलीकार्बोनेट जो कैसे बना है, बायफेनॉल, बिस्फेनॉल प्लस सेकंड वन इज व्हाट, फॉस्जीन गैस। इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर। इलेक्ट्रिकल आपको पता है स्विचेस हो गया, ये इनको हार्डवेयर कहते हैं बराबर। जैसे कंप्यूटर में हम कीबोर्ड हो गया, ये क्या हो गया, हार्डवेयर। माउस हो गया, ये क्या हो गया, हार्डवेयर। उसके अंदर जो प्रोग्राम चलते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हमारा हाथ हो गया, ये क्या हो गया, हार्डवेयर। इसको इधर से उठा के कान के नीचे मारना, ये कौन पता था, दिमाग, तो वो कौन हो गया, सॉफ्टवेयर। तो उसी तरह जो इलेक्ट्रिकल के जो हार्डवेयर होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के जो हार्डवेयर होते हैं, वो बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज। स्विचेस हो गया, ये इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर हो गया, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब फोन हो गया, वायर हो गया, ये टेलीकम्युनिकेशन के हार्डवेयर हो गए। फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर,
मतलब ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर जिसमें हम क्या रख सकते हैं, फूड रख सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर्स बनाने के लिए भी इनका हम क्या करते हैं, यूज। तो दिस इज अबाउट द कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर। तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, उसमें से कुछ पॉलीमर हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर। अब इन कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बाद हम इनका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर एंड व्हाट, ठीक है। तो हमारे पास कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, तो अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लासिफिकेशन, ठीक है, हमने कुछ टाइप का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर वी आर स्टार्टिंग हियर। तो नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर हो चुका था क्या, हो चुका था। तो एक टाइप होता है उसका नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो ये हमने देखा था, तब भी मैं इसको शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ कि पॉलीमर्स क्या है। तो फर्स्ट, on the basis of classification of polymer on the basis of source or availability। सोर्स क्या है उसका, अगर वो नेचर से मिल रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, नेचुरल। नेचर में दो चीजें होती है, एक होता है प्लांट्स और दूसरे होते हैं एनिमल्स। तो अगर वो प्लांट या एनिमल से मिलता है, प्लांट से मिलता है तो उसको प्लांट पॉलीमर कहेंगे, या उसी को हम वेजिटेबल पॉलीमर कहेंगे। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जो भी सीईटी के एग्जाम होती है, उस सीईटी के एग्जाम के लिए यही पॉलीमर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा है एनिमल पॉलीमर। तो इसमें हम प्लांट पॉलीमर में कॉटन ले सकते हैं, जूट ले सकते हैं, ठीक है, सीड, ये प्लांट पॉलीमर है। एनिमल पॉलीमर में आप सबको पता है, क्या पता है कि जो ऊल होता है, सिल्क होता है, ये कहाँ से मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं। सो ये के एग्जांपल हो गए एनिमल पॉलीमर। उसके साथ साथ सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर हैं जो नेचुरली नहीं मिलते, कहाँ बन जाते हैं, मैन मेड फैक्ट्रीज में हम बनाते हैं, उनको कहते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक के बहुत सारे एग्जांपल हमने पढ़ लिए यार, नायलॉन 6, नायलॉन 6 उसके साथ साथ हमने पढ़ लिया पॉलीथीन। पॉलीथीन में भी कितनी सारी वेरायटी पढ़ ली। तो ये सारे के सारे कौन हो गए, सिंथेटिक पॉलीमर। और थर्ड वन इज अ सेमी सिंथेटिक। हमने देखा था विस्कस रेयॉन, हमने क्या लिया था, सेलुलोज। सेलुलोज के ऊपर एक्शन करी थी NaOH, फिर उसके पास किया था CS2 दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। और ये सबको मिक्स करने के बाद जो पॉलीमर बना था दैट वाज व्हिच पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स हैं। अभी अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स में नेचुरल पॉलीमर अभी हमने देखा है, दे अकर्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट पॉलीमर और दूसरा होता है एनिमल पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर किसको कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट और दूसरे होते हैं एनिमल। तो प्लांट पॉलीमर कौन से हैं, प्लांट पॉलीमर दो एग्जांपल हमने देखे, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। एज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन, लिनन, ये हो गए प्लांट पॉलीमर। एनिमल पॉलीमर भी हमने देखे थे। एनिमल पॉलीमर में हमारे पास दो पॉलीमर्स रहेंगे, दैट इज व्हाट, सिल्क एंड वूल, ठीक है। तो दीज आर द एनिमल पॉलीमर्स। नाउ आफ्टर स्टडीइंग दिस एनिमल पॉलीमर, अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। व्हिच पॉलीमर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, पॉलीमर्स व्हिच आर मैन मेड, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। नाउ आफ्टर स्टडीइंग दिस सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मतलब जैसे नेचुरल है लेकिन हमने उसके ऊपर क्या किया, कुछ इफेक्ट किया, उसकी रिएक्शन कुछ केमिकल्स के साथ की, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेकेंडली इन दिस सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्लासिफिकेशन, अभी जो आर्टिफिशियल पॉलीमर्स है, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। वन इज द लीनियर, सेकंड इज अ ब्रांचिंग एंड अनदर इज अ क्रॉस लिंक। आपको एग्जांपल में बता दूं, लीनियर के तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, कौन है, पॉलीथीन। पॉलीइथिलीन लीनियरली हो गया। ब्रांच चेन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें ही इथिलीन में कुछ ब्रांचिंग हो गई थी, याद है आपको, उसका नाम हमने रखा था लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्योंकि हमें पता है ब्रांचिंग होने से डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ब्रांचिंग होने से क्या बढ़ गया था, वॉल्यूम।
एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, और इसीलिए लो डेंसिटी पॉलीथीन इज द एग्जांपल ऑफ व्हिच पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर। एंड थर्ड वन इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक में हमने मेलामीन पॉलीमर पढ़ा है बच्चों, मेलामीन पॉलीमर पढ़ा है, बैकेलाइट पॉलीमर पढ़ा है हमने, ठीक है, जहाँ पे इधर से भी ब्रांच, इधर से भी चेन बढ़ रही है, इधर से भी बढ़ रही है और नीचे से भी, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, बैकेलाइट और मेलामीन देखा है ना हमने। तो उसके साथ साथ आज हम एक और एडिशनल पढ़ेंगे, दैट इज द सिंथेटिक रबर। आई थिंक हमने रबर नहीं पढ़ा है ना, तो हम रबर के बारे में भी आज डिटेल में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। तो ये हमारे पास कुछ अलग पॉलीमर्स है, तो सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स एंड दैट। तो लीनियर पॉलीमर में हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, जैसे हमारा पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनिल क्लोराइड, उसी के साथ साथ बहुत सारे हमने देखा पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो दीज आर द डिफरेंट लीनियर पॉलीमर्स हुए। ब्रांच चेन पॉलीमर में लो डेंसिटी पॉलीथीन हमने देखा है। अब लीनियर हो गया, ब्रांच हो गया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज व्हाट, लीनियर हो गया, ब्रांच हो गया। आफ्टर दिस क्रॉसलिंक पॉलीमर, क्रॉसलिंक में बैकेलाइट एंड मेलामीन आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, क्रॉसलिंक पॉलीमर। आफ्टर स्टडीइंग दिस क्रॉसलिंक पॉलीमर, other way of classification based on the process of polymerization, हमने देखा है कि दो combine to form one, तो it is called addition। हमने किसका एग्जांपल देखा है, पॉलीथीन, जिसमें दो कंबाइन होके क्या बनता है, एक बनता है, कोई बाहर जाता नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन कुछ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि दो कंबाइन होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल लाइक वाटर, तो हम उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आफ्टर स्टडीइंग दिस कंडेंसेशन, एडिशन का एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है। एडिशन में हम क्या बनाते हैं, पॉलीथीन फ्रॉम द इथिलीन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है उसमें, और दूसरा चेन रिएक्शंस भी उसमें होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ चेन इनिशिएशन स्टेप। ये देखा हमने 3 स्टेप्स होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। क्या होता है, सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में आप लिख सकते हो कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या करता है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस द फ्री रेडिकल। सबसे पहले मैं एक पेरोक्साइड ले लेता हूँ, इसका नाम है एसीटेट पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये है, इसके ऊपर समझो क्या गिरा, लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट गिरा। यू ऑल नो वेरी वेल व्हेन देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तो इट अंडरगो व्हिच फिशन, होमोलिटिक फिशन। और होमोलिटिक फिशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए बच्चों, एक एक। अब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, और O के ऊपर कौन सा चार्ज, 100 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। तो दिस इज ट्वाइस CH3 C डबल बॉन्ड O। तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एसीटेट के, लेकिन ये भी अनस्टेबल है। और हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एवरीवन वांट्स टू बिकम अनस्टेबल, हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। तो इसको भी क्या होना है, स्टेबल। टू बिकम अनस्टेबल क्या होगा, ये इसका CC बॉन्ड तोड़ेगा। जैसा भी ये इसका CC बॉन्ड तोड़ेगा, क्या होगा, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बच्चों CH3 फ्री रेडिकल बनेंगे, और ये C डबल बॉन्ड O है, और ये है O फ्री रेडिकल। ये इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयर। और शेयर करके यहाँ से कौन सी गैस रिलीज होंगी बच्चों, CO2 गैस रिलीज होंगी, और यहाँ पे बनेंगे ट्वाइस CH3 फ्री रेडिकल। इस तरह यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्री रेडिकल। तो पहले का मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होने की शुरुआत हो गई, इनिशिएशन हो गया, चेन फॉर्म होने के क्या हो गया, इनिशिएशन। पहला कोरोना पेशेंट आया तो क्या हो गया, इनिशिएशन, बराबर। तो इसी को कहते हैं कौन सी स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस द फ्री रेडिकल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, चेन इनिशिएशन स्टेप। अब चेन इनिशिएशन में एक्चुअली फाइनली जो चेन बनने वाली है, तो ये CH3 की चेन नहीं रहने वाली है, वहां पे दूसरी कोई तो भी चेन रहने वाली है। और इसीलिए ये जो है, तो एक्चुअली समझो हमारा इथीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट होने वाला है। तो ये हमारे पास है इथीन,
और इसको कोई तो भी समझो लगा है, कभी कभी चारों हाइड्रोजन रहेंगे तो कभी कभी एक कोई तो भी दूसरा ग्रुप रहेगा, कभी क्लोरीन रहेगा, कभी बेंजीन रिंग रहेंगी, कभी साइनो रहेगा, कभी फ्लोरीन रहेगा, बहुत कुछ हमने देखा है। तो इसीलिए वाई मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये CH3 फ्री रेडिकल इधर से आएगा और हमारा कॉन्सेप्ट है व्हेन इनकमिंग इज फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन, तो इसका क्या होगा, होमोलिटिक फिशन होगा। और होमोलिटिक फिशन होके ये CH2 है, CH2 है, यहाँ पे है H और यहाँ पे है Y, ये बन गया एक रेडिकल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ने यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस किया, फ्री रेडिकल। ये एक्चुअली चेन बनने वाली है, क्या बनने वाली है, चेन। तो इसीलिए इसका नाम रखा है चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या होगा इसमें, दैट एक तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, और इस तरीका का फ्री रेडिकल जो आगे चेन बनाने वाला है, इस तरीका का फ्री रेडिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। अब सेकंड मॉलिक्यूल क्या होगा, चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इस स्टेप को कौन सी स्टेप कहते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप। अब इस चेन इनिशिएशन के स्टेप के बाद क्या हुआ, पहले कोई पॉजिटिव नहीं था कोरोना पेशेंट, कोई नहीं था बच्चा भर्ती। अब क्या हुआ, अब एक प्रोड्यूस हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये कांटेक्ट में गए अच्छे लोगों के, अब उनको भी क्या कर दिया, पॉजिटिव। वन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस, वन कोरोना पेशेंट प्रोड्यूस अनदर कोरोना पेशेंट। तो क्या हो गया, कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ने लगी। तो क्या हो गया, प्रोपोगेशन हो गया, फैलने लगा कोरोना। उसी तरह ये एक फ्री रेडिकल है, ये इसी के जैसे ऐसे बहुत सारे के पास जाएगा और उनको भी क्या बना देगा, फ्री रेडिकल। सो क्या हो रहा, प्रोपोगेशन हो रहा, फैलाव हो रहा। तो उसी को हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो ये हो गई चेन इनिशिएशन स्टेप। अब हम चलेंगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप समझ गई। देखो ये एसिटिल पेरोक्साइड था, फिर इसका डिसोसिएशन हुआ और इसने मिथिल फ्री रेडिकल बनाया। ये मिथिल फ्री रेडिकल इधर गया, इसने जनरल में दिखाया आर फ्री रेडिकल, इसका क्या कर दिया, RCH2CHY। दिस इज द न्यू फ्री रेडिकल एंड दिस इज द विच स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। अब चेन इनिशिएशन स्टेप के बाद दूसरी स्टेप रहेंगी जिसको हम कहेंगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा फ्री रेडिकल है, कौन सा फ्री रेडिकल अभी जो नया प्रोड्यूस हुआ, CH3, ये CH2 और ये CH और ये कौन है, Y, यहाँ पे Y था। This is the one free radical and this is the neutral molecule, that is CH2 double bond CH और यहाँ पे क्या लगा है, Y। This is the new molecule, one free radical produce another free radical, ठीक है। जब एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रोपोगेशन। कौन सा प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन। इसने दूसरा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस किया तो चेन प्रोपोगेशन। कैसे बनेंगे ये, CH3 CH2, यहाँ पे भी CHY। अब दूसरा भी कैसा है, ऐसा ही है, तो CHY बराबर। अब मैं कहता हूँ ऐसे कितने मॉलिक्यूल लगे इसको, N लगते गए, तो यहाँ पे ऐसे कितने जुड़ जाएंगे, समझो ये ऐसे क्या जुड़ जाएंगे, N। ये पहले का समझो और N जुड़ गए, तो N जुड़ गए और लास्ट में ये है Y बराबर। तो वन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस अनदर फ्री रेडिकल, इसीलिए इसको हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। कौन सी स्टेप कहेंगे हम इसको, चेन प्रोपोगेशन स्टेप, जिसमें क्या होगा, वन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस अनदर फ्री रेडिकल। As the one free radical produce another free radical, so we say it is the chain propagation step, ठीक है। अब फाइनली एक स्टेप होती है जिसमें क्या होता है, हो सकता है we know free radicals are unstable because of incomplete octet, so but everyone wants to become a stable. To become a stable, they should have to complete its octet, and to complete its octet क्या होगा बच्चों, ये क्या करेंगे, ये ऐसे फ्री रेडिकल एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब जो लास्ट स्टेप रहेंगी उसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन। बंद करो, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करना बंद करो, तो इसलिए टर्मिनेट करो। टर्मिनेट करना मतलब स्टॉप करना, एंड करना। तो ये ऐसे दो फ्री रेडिकल कंबाइन होके जुड़ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कौन सी स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये हो गया CH, यहाँ पे है CHY, ठीक है। ऐसे कितने लगे समझो, एंड वाला ये है CH2 और यहाँ पे भी है CHY। ये एक साइड से आया, दूसरे साइड से भी ऐसा ही आएगा CH, यहाँ पे Y, यहाँ पे है बच्चों CH2 और यहाँ पे कौन है CH, यहाँ पे Y और ये है CH2।
ऐसे कितने लगे हैं इसको n, और एंड में लगा CH3। तो क्या है, ये और ये पास आएंगे और अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर, और शेयर करके इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड, बराबर। और ऐसे क्या बनेंगी, पॉलीमर की चेन। एंड चेन अभी क्या फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होना बंद हो गया, जो प्रोड्यूस हुए वो कंबाइन होकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे, इसीलिए हम इसको कहेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप। सो ध्यान रखेंगे, इस तरह 3 स्टेप्स होती है इसमें। पहली है चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरी है चेन प्रोपगेशन स्टेप, और तीसरी है चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कितनी स्टेप्स, 3 स्टेप, चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन एंड चेन प्रोपगेशन। तो ये 3 स्टेप्स इसमें रहती है। चेन इनिशिएशन आप देखिए, ये है ऐसे n मॉलिक्यूल आके जुड़े, क्या बना, R CH2 CHY by N CH2 CHY फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये हो गई A1 फ्री रेडिकल प्रोड्यूस अनदर फ्री रेडिकल। और ऐसे जब कितने जुड़ेंगे, n, तो n जुड़ेंगे तो क्या होगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये देखो R CH2 CH2 ये वाला था, ऐसे कितने जुड़े, 2, हमने इसे आजू बाजू में लगाए थे, तो R CH2 CH2Y। अब n+1 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 n, दूसरा वाला भी n+1, ये n और ये 1, तो ऐसे n+1 n+1। लेकिन वो समझने में कठिन जाता है, इसलिए हमने n लिखा, बाजू में 1 1 1 1 को जोड़ दिया, n बाजू में रखे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द चेन टर्मिनेशन स्टेप and this is the free radical mechanism. After studying this condensation polymerization, we have seen when the two molecules combine with the elimination of simple byproduct molecule, then it is called condensation molecule. This is the terephthalic acid and ethylene glycol. We have already seen its reaction number of times. So this is the condensation polymerization. After seeing that ring opening polymerization का example हमने देखा था nylon 6. nylon 6 में एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम था, उसकी क्या बनी थी, रिंग, और फिर रिंग ओपन होके बराबर कंबाइन हुए, तो दैट इज द रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, नेक्स्ट इज द, तो इस तरह से 3 टाइप का हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, एडिशन, कंडेंसेशन एंड रिंग ओपनिंग। एडिशन के बहुत सारे एग्जांपल है, पॉलीथीन, पीवीसी एटसेट्रा, और कंडेंसेशन के भी बहुत सारे हैं, डाइक्रोन हो गया, दैट इज कॉल्ड टेरिलीन, उसके बाद नायलॉन 6, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 स्पेशली, और अभी अभी ग्लिप्टल हमने पढ़ा था एटसेट्रा। और लास्ट वन इज व्हाट, रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग का स्पेशली एग्जांपल ध्यान रखेंगे, नायलॉन 6। ठीक है, तो अभी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमें पता है इलास्टिसिटी, डू यू नो द इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी क्या है, ये प्रॉपर्टी है बॉडी की। अगर बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का शेप क्या होता है, चेंज, लेकिन छोड़ देंगे तो इट अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। इसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। और ऐसे पॉलीमर जैसे हमने देखा है नायलॉन 2, नायलॉन 6, ठीक है, उसको रबर कहा था, नियोप्रीन रबर हमने देखा है, तो जो क्या करते हैं, विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, पॉलीक्लोरोप्रीन को ही क्या नाम दिया था, नियोप्रीन, और नियोप्रीन रबर हमने कहा था ब्यूनायस, ब्यूनायन, है ना, ब्यूटाडाइन स्टेरीन रबर, SBR नाम दिया था उसको। तो ये कौन थे बच्चों, दीज आर द रबर which shows the property of elasticity. तो ऐसे कंपाउंड which shows the property of elasticity are called elastomer. क्या कहते हैं उसको, elastomer. These are like a rubber like solid and shows weak intermolecular forces of attractions are present in them. These are called elastomer. Example क्या है इसका, रबर। Next one is a fiber. फाइबर वो होते हैं जो क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। ऐसे पॉलीमर जिनका क्या बनता है, थ्रेड, उनको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स। फाइबर्स में आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, टफ कैसे हो सकते हैं, टफ। सेकेंडली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट, उनको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स में एग्जांपल क्या है, नायलॉन 6 नायलॉन 6 के क्या बनते हैं, फाइबर्स। थर्मोप्लास्टिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली हमारा जो नॉर्मल प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक को जब हम हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट बन जाता है, और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो हार्ड बन जाता है। अरे ना, प्लास्टिक का पेन है, हीट किया मेल्ट हो गया, ठंडा किया फिर से सॉलिड बन गया, हार्ड बन गया। तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स आर दोज प्लास्टिक व्हिच बिकम सॉफ्ट आफ्टर हीटिंग एंड व्हिच बिकम हार्ड आफ्टर कूलिंग। ऐसे प्लास्टिक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। So which plastics are called thermoplastics? The plastics which becomes hard after
heating and which become soft after cooling. Which become these are the thermoplastic. After cooling heat, after cooling hard and after heating soft. ठीक है, after heating soft and after cooling hard. ये जो normal plastic है, these plastics are called which plastic? Thermoplastic. तो what is the thermoplastic? Do you understand? अब हम थर्मोप्लास्टिक के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप का प्लास्टिक यहाँ पे देखेंगे, उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल हमने देखा था बच्चों, बहुत बढ़िया एग्जांपल था बैकेलाइट। ये प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या करने के बाद, हीट करने के बाद वो जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक क्या बनेंगे, हार्ड। जनरल प्लास्टिक क्या होते हैं, सॉफ्ट, वो प्लास्टिक क्या बनेंगे, हार्ड। अब हार्ड बनेंगे और कूल करने के बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं गिरेगा, तो ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग। ठीक है, ये जो थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक है या थर्मोप्लास्टिक है, इनको क्या करें, हीट किया। अब हीट किए बराबर क्या होगा भाई, सॉफ्ट हो गए। तो पहले उसका पेन बनाया था, 10-15 पेन जमा किए, हीट किया, एक ऐसा गोला बनाया, एक साचा, उसका मोल्ड बताया ना आपको, तो मोल्ड में डाला, अब उसका मग्गा बना लिया। अरे क्या बना लिया, मग बराबर, तो क्या हो गया, रीयूज हो गया। लेकिन वो को हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, तो उसको हम रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन थर्मोप्लास्टिक को हम रीयूज कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रीयूज नहीं कर सकते। हमारा जो पॉलीथीन है, पीवीसी है, these all are the thermoplastics. तो this is thermoplastic and next one is a thermosetting plastic. इसका एग्जाम्पल कौन है, बैकेलाइट, फेनोलिक्स, इपॉक्साइड्स एंड सिलिकॉन्स, ये सब एग्जाम्पल है। लेकिन हमारे इसमें ध्यान में रखना है आपको दो, कौन से, बैकेलाइट्स। बैकेलाइट्स आर द विच प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। So this is classification on the basis of monomer. When all the monomer, only one type of monomer is there. Polythene, only one type of monomer is there. PVC, only one type of monomer is there. So nylon 6, only one type of monomer is there. So these are called homopolymer. But if you see the nylon 6,6, two types of monomers are there. One is the ethylene, hexamethylene diamine, and second is the what, adipic acid. तो कितने टाइप के मोनोमर हैं, दो, तो उनको कहते हैं कोपॉलीमर। और जिसमें सिर्फ एक टाइप का मोनोमर है उसको कहते हैं होमोपॉलीमर। तो how many types of polymers we have? Two types. One is the homopolymer and another is the copolymer, which are also called heteropolymer. Nylon 6,6 is the example of heteropolymer, but nylon 6 is the example of homopolymer, as well as polythene is also example of homopolymer. So this is about the classification. Now classification of polymers we have seen on the basis of source, natural, synthetic and semi-synthetic. Secondly, on the basis of structure, linear, branch and cross-link. Next, on the basis of intermolecular force, elastomers, fibers, thermoplastics and thermosetting. Next, on the basis of polymerization, addition, condensation, ring opening. And on the basis of monomer, homopolymer and copolymer. And lastly, on the basis of biodegradability, they are divided into two types, biodegradable and non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल हमने PHBB देखा था, नायलॉन 2, नायलॉन 6, और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो सारे हैं, पॉलीथीन हो गया, PVC हो गया, these are non biodegradable. So this is about the complete about the classification of polymer. तो आशा करता हूँ आपको ये क्लासिफिकेशन समझा होगा। अब एक रबर एक टॉपिक रह गया है आपका, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन we already seen, and what is the co-polymerization also we have seen. तो क्लासिफिकेशन, बायोडिग्रेडेबिलिटी, PHBB we have already seen the example. और नॉन बायोडिग्रेडेबल तो ये रबर है, तो ये रबर को हम कल देखेंगे, जो एक बहुत मतलब थोड़ा टाइम लगता है उसका वल्कनाइजेशन एंड ऑल, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो रबर हम कल देखेंगे। और कल हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा जिसका नाम है पॉलीमर। चलो तब तक के लिए शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM हैव highly air-cooled digital classroom,
with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj Sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि। बाय बाय।